यूनिट 24 क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी हम लोग का क्या है, टारगेट है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी टारगेट है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स जो जानते ही होंगे आप लोग कि जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसके लिए फ़िज़िक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिक्स क्या, साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। साइंस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साइंस अगर साइंस कंप्लीट हो जाए, मैथ रीजनिंग भी साथ में है, तो साइंस भी कंप्लीट करना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का जो चैप्टर है क्लास 9 का, गति। और रेलवे के लिए आप जो पीछे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है आप लोग उसमें देखे होंगे, उसमें जितना भी लगभग क्वेश्चन बना था 90% लगभग क्वेश्चन जो बना था वो एनसीईआरटी से बना था। ठीक है, 90% लगभग क्वेश्चन किससे बना था, 90 एनसीईआरटी से बना था। इसलिए हम लोग जो सेशन लेके आए हैं वो स्पेशली एनसीईआरटी है, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और ये ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए तो जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गति, मोशन के बारे में क्या समझते हैं। गति से क्या लग रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, वन प्लेस से लेकर के दूसरा प्लेस तक आया, फिर तीसरा प्लेस तक गया, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो गति में है। ठीक है, यानी कि मोशन में है। तो चैप्टर का नाम ही है क्या, गति, मोशन। तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो गति में है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दैनिक जीवन में अगर हम लोग बात करें, दैनिक जीवन में, एक मिनट रुकिए, दैनिक जीवन में हम लोग बात करेंगे, सॉरी, तो कह रहा है कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। विरामावस्था मीन्स है कि स्थिर अवस्था में देखते हैं। ठीक है, मतलब वो फिक्स है। ठीक है, तो विरामावस्था में या तो गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी जो उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हम लोग का बॉडी में वो सिराओं और धमनियों में होता है। ठीक है, रक्त का प्रवाह किस में होता है, सिरा और धमनी में होता है। तथा मोटर गाड़ियाँ चलती है। ठीक है, परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। ये परमाणु भी गतिमान है, अणु भी, ग्रह तो हम लोग जानते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तारा भी जानते हैं, आकाशगंगा, सब क्या है, सब गतिमान है। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ, कोई भी वस्तु गति में कब है, किसको बोलते हैं, जो भी हम लोग समझे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव होता है तो हम लोग का पता चलता है कि वो जो वस्तु है वो गति में है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, समय के साथ, जैसे सब टाइम भी चेंज हो रहा है और स्थिति भी क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि जो वस्तु है वो गति में है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए, अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट। ठीक है, उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों को हिलने डुलने से लगाते हैं। जैसे हवा भी आपका क्या है, गति में है। तो हवा जो गति में है तो उसका अनुमान हम लोग कैसे लगाते हैं, जैसे पेड़ का जो पत्ता है वो सब उड़ना, धूल कण उड़ना, ये सब से हम लोग को पता लगता है कि हवा भी क्या है, गतिमान में है। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। सूर्योदय, सूर्य का जो उदय होता है सो, सूर्यास्त, सूर्य का जो अस्त होता है सो, एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है, इसका अनुमान लगाना है। ठीक है, तो सूर्योदय को हम लोग जानते हैं, ये तो अर्थ का रोटेशन है और उसके कारण से होता है सूर्योदय, सूर्यास्त। और मौसम परिवर्तन होता है, ये जो अर्थ जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसके कारण मौसम परिवर्तन की परिघटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है। तो हाँ, ये पृथ्वी की गति के कारण है। यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते। ये सब भी आप खुद से आइडिया लगा सोच सकते हैं कि इसका जो है सो हम लोग पृथ्वी की गति का अनुमान क्यों नहीं लगा पाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि हम लोग अर्थ पे हैं तो हम लोग को अर्थ भी साथ रोटेट होता है। और फिजिक्स में ये है कि अब जैसे कि बस पे अगर हम लोग चलते हैं, बस पे बैठे हैं तो बस मूव कर रहा है और हम लोग को लगता है कि हम स्थिर बैठे हैं, लेकिन हम लोग भी तो सब बस के साथ मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो पता नहीं चलता है। उस कारण से कभी कभी ट्रेन में भी ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रहा है और लगेगा कि हम लोगों को खड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अनुमान लगता है। तो उसी प्रकार से अर्थ के साथ साथ हम लोग भी मूव करते हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि ये स्थिर है। ठीक है, तो इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। ठीक है, इसका भी देख सकते हैं कि जैसे कि एक ही वस्तु है। ठीक है, जैसे कि बस हो गया, बस पे हम लोग बैठे हैं
तो और एक एक व्यक्ति है सो पेड़ के नीचे बैठा है, साइड में रोड के किनारे पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है, और हम लोग बस पे बैठे हैं और बस जा रही है। तो हम लोग को वो पेड़ क्या लगेगा कि पीछे की ओर गति कर रहा है, तो हम लोग के लिए वो किसके जैसा प्रतीत हो रहा है, गतिशील जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो पेड़ के पास बैठा है उसके लिए वह पेड़ जो है सो क्या चीज़ प्रतीत हो सकता है, स्थिर प्रतीत हो सकता है, ठीक है। तो ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं। गति कर रही बस की यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सड़क के किनारे खड़ा कोई व्यक्ति है तो बस के साथ यात्रियों को भी उसको लगता है कि वो गति कर रहा है, यद्यपि लेकिन जो बस के अंदर बैठा हुआ है यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। मतलब कि जैसे आप बस पे बैठे हैं ना, तो बस के बगल आपके सीट के बगल में जो आपका साथी बैठा है वो तो स्थिर होता है, वो तो गति में नहीं होता है, तो वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। और जो नीचे से देख रहा है उसको लगेगा कि ये गति में है, ठीक है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं, तो आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सी गतियाँ जटिल होती है, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बहुत सारी गतियाँ हैं ना वो जटिल होती है, ठीक है। कुछ वस्तुएं या तो सीधी रेखा में गति करती है तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती है। मतलब कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, और कोई कोई है सो रोटेशनल गति में गति करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। मतलब कि वस्तुओं का जो गति करने का जो तरीका है तो कुछ घूर्णन करके गति कर सकती है, ठीक है, और कुछ जो है सो कंपन करके, जैसे कि मान लीजिए कि कभी मक्का फटफटाए हैं वो तवा पे, तो तवा पे जब मक्का डालते हैं तो वो देखते हैं इधर उधर मूवमेंट करता है, ठीक है, या जो चलनी से हम लोग चालते हैं वो भी इधर उधर से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, कंपन करके भी हो सकता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो, मतलब कि रोटेशन भी हो और साथ में कंपन भी हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो किसमें जो सीधी रेखा में गति करती है उसके बारे में वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति के साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी ये सब तो क्रियाकलाप है, आप खुद से देख लीजिएगा। ये सब सुनने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और अपने तरीके से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उस तरह से, और ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। या तो आप बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं या आप पर्सनली एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहला है गति का वर्णन। गति का वर्णन मतलब हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निश्चित बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को कोई भी वस्तु की स्थिति कैसी है उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो एक निर्देश बिंदु लेकर के निर्धारित कर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे अभी हम लोग निर्धारित किए ना एक वस्तु की स्थिति को, जैसे कि ये बस है, बस में बैठा हुआ जो यात्री है उसको ये पेड़ जो है सो ये कैसा दिखा, उसको गति की ओर करते हुए, पीछे की ओर गति करते हुए दिखा, ठीक है। बस में बैठा हुआ व्यक्ति को, तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति को गति की ओर, तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और जो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कैसा लगेगा, ये स्थिर लगेगा। तो देख रहे हैं एक निर्धारित बिंदु लेकर के दूसरी वस्तु की स्थिति को फिक्स कर रहे हैं, मतलब कि व्यक्त कर रहे हैं कि क्या है सो। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो बताया ना ये 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अगर आपको बोले कि ये स्कूल है, ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है, तो ये लोकेशन ना दे करके कि स्कूल जो है सो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ दिशा में है, ये ना बता करके सिर्फ ये बताया कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर स्कूल है, मतलब स्कूल की जो दूरी है वो रेलवे स्टेशन से कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। तो क्या इससे पता चल पा रहा है कि किस दिशा में जाना है? हो सकता है कि व्यक्ति रेलवे स्टेशन से निकलेगा और इस दिशा में 2 किलोमीटर चलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि यह स्कूल है यहाँ पे या नहीं, मिल ही नहीं पाएगा स्कूल। तो इस कारण से पता चल रहा है कि रेलवे स्टेशन को हम लोग रिलेट करके बताएंगे स्कूल की दूरी कि मतलब किस दिशा में है, तो नॉर्थ दिशा में है, तो जो व्यक्ति होगा वो नॉर्थ दिशा में चलना प्रारंभ करेगा। वही बोल रहा है कि गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है, तो रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा, निर्देश बिंदु, मतलब जिससे रिलेट करेंगे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको निर्देश बिंदु कहेंगे। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं, इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। हमें किसकी ज़रूरत होती है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए तो निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है,
सरल रेखीय गति, हाँ चलिए शुरू करते हैं। सरल रेखीय गति में हो जाएगा आपका कि गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति मतलब फिक्स। ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O यहाँ से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है या मूल बिंदु माना जा सकता है। ठीक है, माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि कोई वस्तु है, वो O से चलना शुरू करता है और फिर कुछ समय के बाद वो C पे गया, C से वो B पे गया, फिर B से वो A पे गया। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। पहले ये C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। मतलब कि ये यहाँ से C पर गया, C से B पर गया, B से A पर गया और फिर वापस लौटता है A से B पर, B से फिर C पे गया। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है आपका। तो और ये जो बता रहा है आपका 0 से 5 जो बता रहा है आपका, ये आपका बताएगा डिस्टेंस। ठीक है, क्या बताएगा, तो डिस्टेंस बता रहा है कि ये 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये इतना दूर तक, मतलब ये आपका क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है कि 60 किलोमीटर तक चला हो। तो वही चीज़ बोल रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी। तो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी, तो O से चला, O से चल के C तक गया तो 25 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 25 किलोमीटर चला। फिर C से लेकर के B तक गया, तो B तक गया तो यहाँ से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला। फिर B से लेकर के यहाँ तक गया, तो यहाँ से लेकर के कितना किलोमीटर चला, तो 25 किलोमीटर चला। टोटल कितना किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर चला। लेकिन फिर A से फिर B पर भी तो गया, तो A से B पर गया तो फिर से 25 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर B से C पे गया, फिर से 10 किलोमीटर चला। तो कितना हो गया, 60, 25, 85 और 10, 95 किलोमीटर टोटल चला हो। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC है। यानी OA यहाँ से लेकर के, OA कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, OA यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक चला, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 प्लस 35 लेकर के टोटल कितना हो गया, 95 किलोमीटर हो गया। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, वस्तु के द्वारा कितना दूरी तय किया गया ये बताया इसमें। ठीक है, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की क्या होती है, हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी वस्तु, इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, यह आगे समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि ना कि गति की दिशा की, मतलब कि दूरी ज्ञात करने के लिए सिर्फ दूरी के अंकीय मान की जरूरत होती है कि वो कितना किलोमीटर चला। गति की दिशा, वो किस दिशा में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग रिलेट करके समझेंगे इसको अच्छे से। कुछ राशियाँ जो है, कुछ ऐसी राशियाँ होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि दूरी, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O, यानी ये वाला जो लाइन था सो, उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये मेन चीज़ हो गया, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि होता ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था O से, और यहाँ तक गया था A तक। ठीक है, और यहाँ 0 किलोमीटर था और यहाँ पे 60 किलोमीटर था। ठीक है, फिर यहाँ पे B था मान लीजिए, और यहाँ पे C था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर कोई भी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है। ठीक है, ये था। तो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले O से लेकर के A तक गए थे। ये दूरी का बात कर रहे हैं। ठीक है, दूरी का बात करें, O से लेकर के A तक गए थे, 60 किलोमीटर चले थे। ठीक, फिर A से क्या हुआ था कि हम लोग C पे वापस आ गए थे, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, तो फिर 20 किलोमीटर चले थे। ठीक है, और फिर हो सकता है कि मन कर दे कि भाई फिर हम O पर वापस आ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 40 किलोमीटर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितना दूरी टोटल कवर किए, तो आप सबको जोड़ के बताएंगे, तो कितना किलोमीटर हो गया आपका 120 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूरी का बात। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन में आपका क्या बोला था, अभी हम लोग जो बुक में देखे थे NCERT बुक में, उसमें विस्थापन बोला था कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, यानी प्रारंभिक
स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको बोला। अब देखिए इसी में समझिए, ठीक है, इसी में समझिए आप, इसी में आप समझिए, एक मिनट, इसी में समझिए आप इसको। ये 0 था, ये 60 था, ये 50 था, ये 50 था और ये 40 था। ठीक है, अब शुरू में क्या हो रहा है कि विस्थापन का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब किसका बात कर रहे हैं? विस्थापन का बात कर रहे हैं। दूरी तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, विस्थापन का बात कर रहे हैं। 0 से लेकर के ये 60 किलोमीटर तक चला। तो अभी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे थे। और अभी वस्तु की अंतिम स्थिति कहाँ है? यहाँ पे है। तो जो न्यूनतम दूरी होगा ना इसके बीच, तो न्यूनतम दूरी तो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है ना। तो कितना दूरी हो गया? अभी विस्थापन कितना किलोमीटर हो गया? तो 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये वस्तु की अभी विस्थापन बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था कि ये वापस आ गया था यहाँ पे सी पे, सॉरी ए पे आ गया था वापस। जो भी नाम हो, ठीक है, सी पे, ये सी था, अभी ए मान लिया यहाँ पे, तो ए पे आ गया वो वापस। ठीक है, तो जब ए पे वापस आ गया ना, तो विस्थापन में क्या हो गया था? दूरी में हम लोग यहाँ से लेकर के 60 जोड़े थे, फिर 60 से 20 जोड़े थे, यानी वो टोटल 80 किलोमीटर चला था। लेकिन विस्थापन क्या होता है ना, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। और अभी अंतिम स्थिति कहाँ पे है वस्तु की? तो वस्तु की अंतिम स्थिति यहाँ पे है। तो प्रारंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी है ना, उसको बोलेंगे विस्थापन। तो ये कितना दूर से घूम के आए हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ से लेकर के प्रारंभिक दूरी से लेकर के अंतिम दूरी तक, अंतिम स्थिति तक का दूरी कितना है, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका विस्थापन कहलाएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे विस्थापन कितना हो जाएगा? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे विस्थापन हो गया 40 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ कि ए से ये वापस आ गया ओ पे। और अब जब विस्थापन निकालने बोलेगा तो प्रारंभिक स्थिति इसका ये था ओ पे, और अंतिम स्थिति भी जो है सो इसका कहाँ पे है? ओ पे ही है। तो दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वो कितना हो जाएगा? तो अभी वर्तमान समय में जो विस्थापन होगा वो 0 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक और तरीका से आप समझ सकते हैं इसको, कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ से चला, यहाँ से इतना दूर तक 5 किलोमीटर तक चला, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर तक चला, और यहाँ से यहाँ तक फिर से वो 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो यहाँ पे चला जब, तो ए से बी तक चला। तो अगर इसमें दूरी पूछे तो दूरी 5, 10, 15 और 5, 20 किलोमीटर चला वो। लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा, क्या पूछेगा? विस्थापन। तो विस्थापन तो प्रारंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति के बीच का तो न्यूनतम दूरी होता है। तो इसमें न्यूनतम दूरी क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ से यहाँ तक सीधा मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया यहाँ पे? 10 किलोमीटर, ये हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब फिर ये इसमें देख लीजिए विस्थापन, इसमें भी जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये बॉल को क्या करता है? ऊपर की ओर फेंकता है, और बॉल फिर वापस अपने हैंड में ले आता है। ठीक है, तो दूरी मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक का 10 मीटर दूरी है। तो दूरी हो गया बॉल का 10 गया और 10 आया, तो दूरी हो गया टोटल 20 मीटर हो गया। लेकिन विस्थापन जहाँ पे वस्तु था वहीं पे फिर वापस आ गया, तो कितना हो गया? विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से हम लोग अपना सेशन। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और इसमें यह बात भी याद रखना है कि इसमें ज़रूरत हो जाता है किसका? दिशा का आवश्यकता हो जाता है। दूरी में देखें कहीं पे डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ा, आप जिस दिशा में भी जा रहे हैं वहाँ पे आपको डिस्टेंस क्या कर लेगा? जोड़ लेगा। मान लीजिए आप यहाँ से चलें और यहाँ पे आएँ, तो आपका जो दूरी होगा ना, ये टोटल लंबाई को जोड़ेगा, उसके बाद आपका दूरी निकलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपका दूरी इससे निकल जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ तक गए उसको सबको ऐड करना। लेकिन विस्थापन में दिशा का ज़रूरत पड़ेगा, आपको यहाँ से लेकर के डायरेक्टली यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। और ये जो न्यूनतम दूरी जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या विस्थापन का जो परिमाण है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? तो हो सकता है,
नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से वस्तु चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दूरी बोलेगा तो दूरी भी 5 किलोमीटर, और विस्थापन भी बोलेगा तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच कितनी न्यूनतम दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे सब बराबर तो हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे करके ऐसे चलेगा तो ये दूरी तो हो जाएगा आपका दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, लेकिन विस्थापन तो स्ट्रेट लेना पड़ेगा ना आपको। तो कुछ स्थिति में बराबर हो सकता है, कुछ स्थिति में बराबर नहीं हो सकता, ठीक। ओ से ले, अब एग्जाम्पल बोल रहा कि जो चित्र नीचे 7.1 में दिया है ना, वो जो लाइन ऐसे करके था ये वाला, उसमें कि ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी कितना है, 60 किलोमीटर है। आगे दिखाई देते हैं फिगर। देखिए क्या बोल रहा है कि ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर बराबर 85 किलोमीटर हो गया, ये वाला। जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्थिति को देखा जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक दूरी यहाँ थी, अंतिम दूरी यहाँ पे, इधर से घूम के आया वैसे मतलब हमको नहीं है, ठीक है, इसको विस्थापन बोलेंगे। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर, तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। जो चीज़ अभी समझाएं वही चीज़ लिखा हुआ है। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का जो परिमाण है वो शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ से चला, यहाँ से घूम के और फिर वापस यहीं पे आ गया, तो विस्थापन तो शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य हो सकता है क्या, तो दूरी तो 120 किलोमीटर हो गया ना उसका। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक आ जाती है, मतलब पुनः ओ तक आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य हो जाती है। लेकिन यात्रा जो है, दूरी तय की गई दूरी ओ ए प्लस ए ओ है, तो 60 + 60 = 120 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। किसका प्रयोग, तो दूरी और विस्थापन का प्रयोग। ये क्रियाकलाप है, आप खुद से देखिएगा, क्या जितना चीज़ अभी हम लोग करें उसी से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक समान गति और असमान गति। आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा, कैसे पता चल रहा होगा कि गति तो आपको पता है क्या होता है सो, लेकिन एक समान गति यानी एक समान यूनिक, मतलब कि एक समान गति से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक समान गति। और असमान गति हो जाएगा, तो असमान गति क्या हो जाएगा कि असमान गति एक समय में यहाँ चले फिर रुके फिर चले फिर चले फिर रुके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका असमान गति। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, एक समान गति और असमान गति। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाएंगे तो एक समान गति मतलब समान समय में समान दूरी तय करें। मतलब 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है। तो इस टाइप से अगर चल रहा है तो वो एक समान गति हो गया। जैसे 4 लाइन रोड में, जो 4 लाइन रोड होता है उसमें हम लोग कार चलाते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे भाई 80 किलोमीटर पे फिक्स कर दे और चलते जा, अपना डायरेक्शन में चलते जा। तो इसमें ये क्या हो गया आपका एक समान गति। लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका में अगर देखेंगे तो ब्रेक मार मार के चलाना पड़ता है, कभी 10 के स्पीड पे, कभी 20 के स्पीड से, कभी 50 के स्पीड से, कभी 5 के स्पीड से, कभी तो रुक जाना पड़ता है। तो इस टाइप का जो गति है वो आपका असमान गति कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, ठीक है, सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकेंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में भी 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो जो वस्तु है उसकी गति को क्या कहेंगे हम लोग, एक समान गति कहेंगे, ठीक। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका हो गया उसका सारणी, जो भी पढ़े हम लोग उसके बारे में। अच्छा, गति की दर का मापन। गति की दर का मापन हम लोग किस में करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में। अभी क्रिकेट चल रहा है, IPL चल रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि अरे 142 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में फेंक दिया मथीसपति राणा, तो ये इतना किलोमीटर में, ये इतना किलोमीटर पर आवर में फेंक रहा है। तो ये क्या पता चल रहा है, गति पता चल रहा है। तो गति जितना ज़्यादा होगा ना, मतलब कम समय में ज़्यादा स्पीड फेंकना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कि कितना टाइम में और कितना दूरी को तय किया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गति।
तो गति का दर का मापन हम लोग किलोमीटर पर आवर में करते हैं। है आपका कि चित्र 7.2 ए अगर हम लोग देखें, ठीक है, चित्र 7.2 है, इसमें ए देखें तो इसके बारे में बात किया जा रहा है, और इसमें जो लिखा हुआ निर्धारित चाल 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इसके बारे में। तो इसमें कि चित्र 7.2 की स्थिति को देखें, चित्र 7.2 ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है, और जो साइन बोर्ड दिया हुआ है उसमें क्या समझते हैं आप, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, ये बोल रहा है। तो किसी दी गई निश्चित दूरी, मतलब एक दूरी है, ठीक है, निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। कुछ का स्पीड ज़्यादा होगा तो वो कम समय लेगी, और कुछ का स्पीड कम होगा तो वो ज़्यादा समय लेगी, ठीक है, ये बोल रहा है। इनमें अगर हम देखें तो इनमें से कुछ जो है तेज़ चलती है तो कुछ धीमे चलती है। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है, ठीक है, क्या चाल कहा जाता है, चाल कहा जा सकता है, और चाल कहा जाता है। और चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मतलब कि दूरी कितना समय में तय किया, उसी को ना बोलते हैं हम लोग क्या, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब एक दूरी को कितना यूनिट समय में तय किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो दूरी का मात्रक मीटर हो गया और समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड, या ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक। चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का जो अन्य मात्रक है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। दूरी को अगर धीमा कर दिया, कीड़ा मकोड़ा का दूरी ले तो उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार वगैरह का जो स्पीड है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है, या हमको उसका सिर्फ किसका ज़रूरत होता है, सिर्फ परिमाण का, वो कितना स्पीड में चल रहा है, हमको उसका किस डायरेक्शन में चल रहा है उसका, उससे मतलब होता है क्या, उससे मतलब नहीं होता है। तो इसमें भी हम लोग को डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता, इसलिए ये कौन सा राशि हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है, ठीक। आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में, औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। इसमें बोल रहा है आपका कि औसत चाल, जैसे हर टाइम पे वस्तु या कार की जो है दूरी है, मतलब चाल है, वो समान थोड़ी ना होगी। कभी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, कभी 30 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, कभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, तो औसत चाल को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल आपका होता क्या है, तो औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समयावधि। तो कुल दूरी मतलब दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका चाल गुने समय। कितना चाल से चल रहा है और कितना समय के लिए चल रहा है, तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। तो तय की गई कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समयावधि, ठीक। कुल समयावधि कितना लिया, 100। तो अगर हम वस्तु की टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल कितना हो जाएगी, v इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। आइए चलो हम इसको उदाहरण से देखते हैं। एक कार 2 आवर में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय या इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल में चली होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, तो औसत चाल निकालते हैं, जो कि 50 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि कुल दूरी कितना चला, वो 100 किलोमीटर चला, और कुल समय उसको कितना लगा, तो 2 आवर लगा। तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 में। तो ये औसत चाल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। उदाहरण के लिए आपको दिया एक प्रश्न दिया है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल। तो कुल दूरी कितना है, 16 मीटर और फिर से 16 मीटर, यानी कुल दूरी 32 मीटर है, और कुल समय कितना लगा, 4 सेकंड और 2 सेकंड, 6 सेकंड लगा। कट पिटा के जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 से इसको क्या करना है, वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें तो आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक, कि कैसे कैसे सॉल्व किया। 5.33 मीटर पर सेकंड आया ना, ये 32 को 6 से डिवाइड किए तो। चलिए अब देखते हैं दिशा के साथ चाल। तो बोर हो रहे हैं क्या आप लोग, हाँ रोक दें,
देखते हैं, दिशा के साथ चाल देखेंगे, फिर हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे, फिर अभी है काफ़ी सारा बाकी है अभी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, बाकी देखते हैं फिर आगे का सेशन लाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर कोई एनटीपीसी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सीरीज़ है ना, वो हम लोग शुरू कर दिए। एनटीपीसी का प्रैक्टिस सीरीज 8-9 सेशन कंप्लीट हो गया है और अच्छे से कवर किया हम लोगों ने। प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन से रिलेटेड और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब चीज़ को हम लोगों ने कवर किया है। और बहुत ही जल्द अगर ये टाइम मिलता है तो ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग, कवर करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस पर अच्छा सेशन लाएंगे प्रैक्टिस सीरीज। और प्रैक्टिस सीरीज होता है इस तरह से कि जैसे कि मान लीजिए ये प्रश्न है ना, आपको मान लीजिए कि यही प्रश्न पूछ दे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको जो एग्ज़ाम में है पिछले साल में ये प्रश्न पूछ लिया था। ठीक, तो क्या होता है कि हम जो प्रैक्टिस सीरीज लेके आते हैं उसमें क्या होता है कि ये प्रश्न से रिलेटेड तो डिस्कशन करते ही हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, कैसे इसका आंसर क्या होगा, प्लस में और क्या किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जैसे इसमें कोई वर्ड आ गया, ठीक है, जिससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और साथ में इस प्रश्न से रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न बन सकता था, इस प्रश्न से रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न बन सकता था उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और भी डिस्कस करते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन होता है ABCD, तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट होता है, मान लीजिए A, तो B में कोई वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, C में भी कोई वर्ड दिया और D में भी वर्ड दिया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार इस सब से रिलेटेड प्रश्न पूछ दे। तो हम लोग उसमें क्या किए उस सेशन में BCD का जो ऑप्शन दिया है ना, उससे रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि एक साथ अगर इसमें कोई वर्ड दिया है तो इसके साथ कोई वर्ड दिया तो उसका डिस्कशन तो हम लोग करते हैं। वो प्रश्न पूछेगा तो वो तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन साथ में ऑप्शन से रिलेटेड भी प्रश्न कभी कभार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा जिसका आंसर डी होगा, तो हम लोग डी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सकता था तो उसको भी हम लोग उसमें डिस्कशन किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग एनटीपीसी का सेशन चला रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।